हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, इतिहास में एक नया टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं आप। ऋग्वैदिक काल। इसका जो समय माना जाता है वो 1500 से 1000 बीसी के तहत माना जाता है। विंटर निक्स हैं, इन्होंने ऋग्वैदिक काल के समय का निर्धारण करा है। इस ऋग्वैदिक में आज अपना ये रहेगा आर्यों की भौगोलिक स्थिति। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, बात कर लेते हैं आर्य की स्थिति क्या है। देखो, आर्य जो आए हैं ये अलग अलग विद्वानों ने मत दिए हैं। जैसे सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने ये बताया है कि आर्य जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक बताते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। और डॉक्टर पेन का बे हार्ट ये बताते हैं ये जर्मनी के निवासी थे। एल डी कल्ला बताते हैं कि ये कश्मीर की तरफ से आए थे। वो पी गंगाधर झा ये बताते हैं ये मध्य एशिया के निवासी थे। सबसे ज्यादा जो मान्यता है ये मैक्स मूलर की है। ये बताते हैं कि ये आर्य लोग जो आए थे ये मध्य एशिया के तहत आए थे। मध्य एशिया से जो है इंडिया के अंदर आए हैं। सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ये बताते हैं कि इनमें ये आर्य आरंभ में सप्त सिंधम में भी बस गए थे आकर। सिंधु आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु थी। सरस्वती भी पवित्र नदी थी, लेकिन पवित्र का इसका सरस्वती का जो नाम है वो मातिमा है और देवी पमा है। ये इन इसका नाम है प्राचीन सरस्वती का। ऋग्वेदिक के नदी सूक्त में सरस्वती को क्या कहा गया है तो नदीमा कहा गया है। वहीं ऋग्वेद में सिंधु की जो सहायक नदियां हैं लगभग 5 हैं। इसमें उस समय इनका नाम, प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, चलो देख लेते हैं। ऋग्वेदिक में विपाशा नदी है, इसका जो आधुनिक नाम है वो व्यास नदी है। दूसरे नंबर पर सतुद्री, इसका आधुनिक नाम क्या है, सतलज है। वहीं विप्ता, ये जो है आधुनिक जो नाम है विप्ता का ये है झेलम। और परसुणी, ये रावी है, इसका आधुनिक नाम। अस्कनी है तो इसको चिनाब बोला जाता है आधुनिक नाम। इससे हटकर कुछ और नदी हैं, जैसे सिंधु ही सरस्वती है, तो ये दोनों आधुनिक ही नाम है इनके। प्राचीन नदी में सदा नीरा है, जो आधुनिक नाम गंडक है। गोमती है तो इसका गोमल है। कुंभा है तो काबुल है। सिंध है तो सिंधु है। दुस्धी या घाघर बोलते हैं इसको, और कुंभ जो कुर्रम है। ये इसके आधुनिक नाम मिलते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियां का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कुरुम्भ, कुंभा, गोमती और सुबस्तु। ये चार नदियों के नाम हैं जो अफगानिस्तान में बहती हैं। ऋग्वेदिक में एक क्या है, पर्वतमाला मुजवंत, जो आज की डेट में क्या है, हिमालय मुजवंत कहा जाता था। ऋग्वेद में गंगा व सरयू नदी का उल्लेख एक एक बार मिलता है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख जो है 3 बार मिलता है। कश्मीर की नदी मरुदबरद्दा का भी उल्लेख इसके अंदर किया गया है। अब आर्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, राजा का जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। दूसरे नंबर की बात, राजा का गोप जनस्य गोप कहा जाता था। राजा का पद गरिमीय नहीं होता था। कालांतर, ऋग्वैदिक काल का जो अंतिम समय है में गोप का वंशानुगत हो गया। राजा के पास स्थायी सेना नहीं हुआ करती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों यानी कि गाय और घोड़ा के लिए लड़ी जाती थी, जिसमें और ये था विद। ये प्राचीन क्या है, एक संस्था है जो धन का बंटवारा करती थी, लूटा हुआ धन का। सभा हुआ करती थी तो इसमें वरिष्ठ और कुलीन लोगों के जो समूह था ये। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है सभा का। समिति, समिति जनप्रतिनिधियों का ये समूह हुआ करता था। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख किया गया है। स्पर्श हुआ करते थे तो ये कहा जाता था इनको गुप्तचर। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री हुआ करते थे जिन्हें रत्नी कहा गया। वज्रपति, ये गोचर भूमि के प्रमुख थे। बलि, राजा को दिया जाने वाला एक शितकर था ये।
उग्र कौन कौन होते थे? ये पुलिस अधिकारी होते थे। इनकी राजनीतिक इकाइयां, जैसे जन हुआ करता था तो गोप था, ये विस्पति होता था, ग्राम ग्रामणी होता था, कुल कुलुप कहा जाता था इन्हें। ये इकाइयां राजनीतिक की। राज्यों की आर्यों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लें तो ये एक स्थान पर नहीं रहते थे, तो ययावर थे, यानी कि एक दिन उस देश में एक दिन उस देश में, ऐसे चलते फिरते रहते थे ये। गाय और घोड़ा इनका प्रिय पशु था, पशुपालन करते थे ये लोग। और आर्य ऋग्वेद में कृषि शब्द का जो उल्लेख है वो 24 बार मिलता है। इसमें से 21 छेपक थे। छेपक कौन थे? किसान। मुद्रा प्रणाली नहीं थी, वस्तु विनिमय होता था, आदान प्रदान। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे, जो गर्दन में पहने जाने वाला एक आभूषण था। आर्यों की सामाजिक स्थिति कैसी थी? तो ये थी, सबसे पहले ये पितृसत्तात्मक थे। इनका परिवार संयुक्त परिवार था, पितृसत्तात्मक थे। आर्य 4 भागों में विभाजित थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं था। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी और महिलाओं की अच्छी स्थिति थी। इन्हें शिक्षा का अधिकार था। महिलाओं को घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपा, मुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थीं। बिस्फला एक योद्धा महिला थी। विधवा विवाह होता था। न्योग प्रथा प्रचलन था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसी बुराइयां नहीं थीं। विवाह के समय मिलने वाले उपहार को बहुतायत कहा जाता था। अमाजू आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाली महिला थी। अमाजू। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति कैसी थी इसके बारे में देखें तो ये प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधिकवाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। ये बात किसने कही? तो मैक्स मूलर ने कही है। घोष प्राचीन देवता हुआ करता था। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता हुआ करता था, और जिसमें अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता है। इसमें पवित्र नदी सरस्वती को मानते थे, और पवित्र पशु किसे मानते थे? तो गाय। गाय को क्या कहा जाता था? तो अघन्य कहा जाता था। अघन्य का मतलब होता है न मारे जाने वाला पशु। वरुण तीसरा प्रमुख देवता है। वरुण को ऋत या नियामत कहा जाता है। इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांडीय व्यवस्था ऋग्वेद में ऋत कहा गया है इसको। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में रहता था, ये मानते हैं। पूषण कौन होता था? ये पशुओं का देवता हुआ करता था, पूषण। ऋग्वेद आर्य यज्ञ अनुष्ठान वगैरह कराते थे, योग व ध्यान करते थे, जादू टोना में विश्वास करते थे, और मूर्ति पूजा और मंदिरों के साक्ष्य यहाँ पर आर्यों में नहीं मिले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। देखो फ्रेंड्स, ये जो श्रृंखला चला रहा हूँ मैं, ये एनसीईआरटी बेस आधारित बुक है। इसको कंप्लीट करेंगे हम इतिहास की पूरी। धन्यवाद।